दादी आशा माई की, दादी आशा माई की जय। आज की इस होडल विधानसभा की इस विशाल रैली में जब कटाई जोरों पे चल रही हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो, तब इतनी बड़ी संख्या में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आप लोग आए हैं। मैं हृदय से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज इस विशाल जनसभा में हमारे बीच पधारे हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, हमारे आए हुए पटौदी से विधायक भाई सत्य प्रकाश जरावता जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई सुरेंद्र पूनिया जी, इस लोकसभा के प्रभारी भाई जीएल शर्मा जी, हमारे होडल के लोकप्रिय विधायक भाई जगदीश नायर जी, हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक भाई दीपक मंगला जी, हमारे हथीन के लोकप्रिय विधायक भाई परवीन डागर जी, हमारे बड़े भाई पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सुभाष कतियाल जी, हमारे पलवल के पूर्व में विधायक रहे आदरणीय सुभाष चौधरी जी, हमारे हथीन के पूर्व विधायक रहे आदरणीय केर सिंह रावत जी, हमारे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार 2 बार फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष रहे भाई अजय गौड़ जी, हमारे पलवल के जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, महामंत्री वीरपाल दीक्षित जी, हमारे पूर्व विधायक होडल के आदरणीय रामरतन जी, भाई हरेंद्र रामरतन जी, जिला परिषद के चेयरमैन के प्रति भाई मनोज रावत जी, और भाई युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी भाई गौरव गौतम जी, और मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका से निवेदन करूंगा, कमल का फूल उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिनके हाथों में कमल का फूल है, जरा ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का कमल के फूल से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आज हमारे पलवल जिले की होडल विधानसभा में पधारे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं रोज आपके बीच में बोलता हूं, लेकिन 10-15 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2014 से पहले का भारत और हरियाणा और 2014 के बाद का भारत और हरियाणा, आप उसके सबके साक्षी हैं। पहले 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, और आज मोदी के और आपके भारत में आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है भारत की बात को। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने एक मजबूत और ईमानदार आदमी के हाथों में देश की खजाने की चाबी सौंपी। मित्रों, बातें बहुत हैं, लेकिन मेरे सामने आज होडल विधानसभा के किसान माताएं बहनें बैठी हैं। मैं इसलिए वहीं से शुरू करता हूं। जो आज किसानों की बात करते हैं, ना उन्होंने किसानों की जमीन का पैसा दिया, फसल बर्बाद हुई तो ना उसका पैसा किया, ना एमएसपी बढ़ाई, और जितनी एमएसपी पर खरीद बीजेपी की सरकार ने की, कभी नहीं की। मैं उदाहरण देके बताना चाहता हूं। जरा याद करो, हमसे पहले किसानों की जमीन यहां भी केजीपी के लिए, सचिवालय के लिए एक बार हुई, और फरीदाबाद में तो पूरे हरियाणा में तो सेक्शन 4, 6, 9 लगाते थे
किसान देखता रहता था, करोड़ों की जमीन को लाखों में लूट के ले जाते थे। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ईमानदारी से बताओ, इस 10 साल की बीजेपी की मनोहर नायब सैनी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, किसी किसान की मर्जी के बगैर अगर 1 इंच जमीन भी सरकार ने अखबार की हो तो हम दोषी हैं। हमने नियम बना दिया, जब कार बनाने वाला, स्कूटर, मोटरसाइकिल बनाने वाला, फ्रिज, टीवी बनाने वाला अपनी चीजों की कीमतें रखता है और हमारी मर्जी होती है तो हमको लेनी पड़ती है, उसी कीमत पर लेनी पड़ती है, तो हमारी सरकार ने ये नियम बना दिया, अब किसान की मर्जी के बगैर हम 1 इंच जमीन भी एक्वायर नहीं करेंगे। धक्के से किसान से बातचीत करेंगे, वो अपनी कीमत बताएगा, सौदा पटेगा तो लेंगे, लेकिन किसान की जमीन को एक्वायर नहीं करेंगे, किसान के पास छोड़ देंगे। इन्होंने केजीपी के लिए 16 लाख में लूट ली, बहुत लड़े। आपको याद होगा, आपके पलवल के रेस्ट हाउस के सामने 1 साल तक 24 गांवों के किसान, फरीदाबाद और पलवल के दोनों के किसान धरने पे बैठे रहे। इन्हीं की सरकार थी, यही मुख्यमंत्री थे, यही प्रधानमंत्री थे, यही एमएलए थे और यही मंत्री थे। किसी ने नहीं सुनी, किसान चीखता रहा। 24 लाख बड़ी मुश्किल से किए, 1 साल धरने पे बैठे रहे। इन्होंने किसान की आवाज को नहीं सुना और 1 साल बाद तो जबरदस्ती उनका टेंट उखाड़ दिया, पुलिस से पिटवाया, भगा दिया। और मैंने उस समय भी कहा था हरियाणा की विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी, किसानों के साथ ये मत करो। हमारे हरियाणा का, फरीदाबाद का किसान बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने पर आता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। नहीं सुनी और उनका क्या हाल हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने भी जमीन ली, किसके लिए ली? हमने दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे के लिए जमीन ली। ये बैठे हैं, हथीन के एमएलए परवीन डागर जी बैठे हैं। आपकी यारी होगी, रिश्तेदारी होगी, पूछना। हमने कहा भाई हाईवे निकालना है, जमीन चाहिए, बताइए क्या कीमत है आपके इस क्षेत्र में? वो बोले 50 लाख एकड़ है, लेकिन हमको 1 करोड़ चाहिए। हमने 1 करोड़ रुपया एकड़ से ली, किसी किसान ने आवाज तो नहीं उठाई। 1 करोड़ से ऊपर। ऐसे ही अभी हमने इस दिल्ली बड़ौदा से 65 सेक्टर से दयालपुर से जेवर के लिए दूसरा हाईवे निकाला है। मेरी दोनों बात देख लेना, जमीन भी आ रही है और कितने हाईवे दिए हैं जरा वो भी समझ लेना। और इन्होंने कितने हाईवे दिए फरीदाबाद पलवल को। हमने बोला भाई जमीन चाहिए, फरीदाबाद के विकास के लिए जेवर से जोड़ना है, ताज और केजीपी से जोड़ना है। उन्होंने कहा दे देंगे। मैं क्या रेट चल रहा है? उन्होंने कहा 1 करोड़ चल रहा है, 2.5 करोड़ में देंगे। पूछ लेना दयालपुर गांव के लोगों को, हमने 2.5 करोड़ रुपया उनको एकड़ दिया, किसी ने आवाज तो नहीं उठाई। किसी का हमने दिल को नहीं दुखाया किसानों का। ऐसे ही हमने मंझावली के लिए हमने जमीन एक्वायर की थी, गांव का बाईपास निकालने के लिए। उन्होंने कहा हमारा 60 लाख का रेट है, हमको 1 करोड़ 20 लाख चाहिए। हमने दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। इसलिए हमने ना किसान की मर्जी के बगैर जमीन ली, और किसान की फसल खराब हुई तो उसको भरपूर मुआवजा दिया, खराबे से ज्यादा मुआवजा दिया। अकेले पलवल में 200 करोड़ दिया। इन्होंने 10 साल में जितना दिया उससे 10 गुना किसानों की फसल का खराबे का मुआवजा हमने दिया। और ये 24 गांव के लोग को सरकार बदली, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मुझको सांसद बनाया। उन सब गांवों के लोगों को मैं दिल्ली लेके गया। मैंने कहा जी किसानों की जमीन लूट ली कांग्रेस की सरकार ने, कोई सुन नहीं रहा इनकी कीमत बढ़ाइए। मित्रों पूछ लेना 24 गांवों के लोगों ने,
हमने उनका 30 लाख से मुआवजा कराकर 72 लाख से 3 करोड़ तक का मुआवजा करवाया और उनको दिलवाया। उनके बोए हुए बीज भी हमने काटे मित्रों। आज वो किसानों की बात करते हैं और कहते हैं पेंशन हम आएंगे तो पेंशन बढ़ाएंगे, 6,000 करेंगे। जरा पूछना उनसे, 10 साल तुम्हारी 2005 से लेके 14 तक की रही, तुमने कितनी पेंशन बढ़ाई? चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी और जब ओम प्रकाश चौटाला जी 2005 में मुख्यमंत्री से लोगों ने हटाया तब 300 रुपए मिलती थी। और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, हमारी 2014 में सरकार आई। ईमानदारी से बताओ कितने मिलते थे? 1000 मिलते थे ना? जब हमारी सरकार, जब बताओ ना हाथ खड़ा करके, 1000 ही मिलते थे ना? और हमारी सरकार ने 1000 से कितना कर दिया? 3000। इन्होंने 10 साल में 700 रुपए बढ़ाए और हमारी सरकार ने 10 साल में 2000 रुपए बढ़ाए। अब इनको बुढ़े याद आते हैं, अब इनको किसान कहते हैं ना, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। अरे अब तो सब कुछ दोगे लेकिन बनने के बाद ठेंगा दिखा दोगे जैसा पहला दिखाया। ये मदारी है, जैसे मदारी खेल दिखाता है और खेल दिखाने के बाद लोगों से पैसे ले लेता है और क्या कहता है लास्ट में? खेल खत्म और पैसा हजम। मैं बिजली की बात करना चाहता हूं। इस हरियाणा में 6500 गांव हैं, 66 में हरियाणा बना, सिर्फ 650 गांवों में 24 घंटे बिजली आती थी। आज इन 10 सालों में आज हमने 5700 गांवों में 24 घंटे बिजली करी है और पलवल को भी हम 70% हो गया। बाकी अगले अक्टूबर नवंबर तक पूरे गांवों में मैं कह के जा रहा हूं 24 घंटे बिजली होगी, तमाम हरियाणा के गांवों में 24 घंटे। और 2 हाईवे नहीं, मिडकोला के लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहां केएमपी भी निकल गया, हमारे यहां ये दिल्ली बड़ौदा निकल गया, हमारे 50 गांव हैं, हमको उतार चढ़ाव नहीं दिया। कांग्रेस के लोग दे सकते थे, 10 साल उनकी सरकार रही लेकिन नहीं सुनी किसी की भी। किसानों ने धरना दिया, मैं उनके बीच में गया और आज वहां पर मिडकोला में उतार चढ़ाव मंजूर हो गया है। 50 लाख की जमीन अब 2 करोड़ में भी नहीं दे रहे किसान, पूछ लेना जाके। यमुना पे पुल की बात हो, पलवल को एलिवेटेड हो, एक तीसरा हाईवे फरीदाबाद से नोएडा गाजियाबाद के लिए हमने एफएनजी मंजूर करा दिया, मंझावली से यूपी को जोड़ दिया और आपके हसनपुर से यूपी को जोड़ दिया। ऐसे में अगर काम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। फरीदाबाद से लेके भुलवाना तक दर्जनों रेलवे फाटक हैं और मैं आज यहां कह रहा हूं, सिर्फ मंजूर नहीं कराए हैं, उनका काम भी अलॉट करा दिया है। अगले 1 साल में मेरे लोकसभा में आपको एक भी फाटक दिखाई नहीं देगा। सब पे हमने 350 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज मंजूर करा दिए और आपके यहां औरंगाबाद से दीघोड़ जाते वो भी हो गया, तमाम हो गए। कॉलेजों की बिल्डिंग देखो, हर विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज, और हथील में तो 2 कर दिए हमने, मिडकोला में तो बढ़ा दिया और अब हमने मानपुर में मंजूर कर दिया, बहनों के लिए दूसरा कॉलेज भी बना रहे हैं। पुराने कॉलेजों की, होटल की देखो बिल्डिंग, हॉस्पिटल देखो। मैं आज काम नहीं, मैं ये कहने आया हूं, इसलिए नौकरियों की बात, मुख्यमंत्री जी 10 मिनट ले लूं, मैं जरा समझा दूं, 5 मिनट मैं असल में फिर समझाऊंगा। ये कहते हैं हमने 1 लाख नौकरी दी, लेकिन कैसे दी? अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। जिसके पास सिफारिश थी कृष्णपाल जैसे लोगों की, यहां बैठे विधायकों जैसे लोगों की, अगर सिफारिश नहीं तो पैसा था, उसको नौकरी मिलती थी। मैं नहीं कहता कि नहीं दी, 1 लाख नौजवानों को दी, लेकिन जो काबिल बच्चे थे जिनके पास करने के लिए सिफारिश नहीं थी,
और देने के लिए पैसा नहीं था, उनको क्यों नौकरी नहीं मिली? और उसका नतीजा क्या हुआ कि बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति रुझान कम हो गया कि हमारे पास तो ना सिफारिश है, ना रिश्वत के लिए पैसा है, तो पढ़ने का फायदा क्या, हमको नौकरी तो मिलेगी नहीं। लेकिन आदरणीय मनोहर जी की सरकार आई, उन्होंने फैसला कर दिया कि अब सिफारिश और रिश्वत पर नहीं, काबिलियत पर नौकरी मिलेगी। और उसके बाद हमने अब तक 1,10,000 सरकारी नौकरी नौजवानों को दे दी है और अगले 4 महीने में नायब सैनी जी 50,000 नौकरी और निकाल दी हैं, उनको भी देने वाले डबल नौकरी, लेकिन काबिलियत के आधार पर। और उसका परिणाम क्या निकला? जिन बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति रुझान कम हो गया था, अब उनके मन में फिर ये बैठ गया कि अब सिफारिश और पैसे से नहीं, पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, चाहे वो गरीब का बेटा हो, रेहड़ी वाले का बेटा हो। अब बहुत बातें मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जिसमें चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? बताइए, बन सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी बताओ जिसमें साइकिल पर गांव-गांव कपड़े बेचने वाला मनोहर लाल जैसा मुख्यमंत्री बन सकता हो? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जिसमें माली का बेटा सब्जी बेचने वाला नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है? दूसरे दलों में कौन बनेंगे? इंदिरा जी जाएंगी तो राजीव जी बनेंगे, राजीव जी जाएंगे तो सोनिया, राहुल, मुलायम जाएंगे तो अखिलेश बनेंगे, लालू जाएंगे तो तेजस्वी बनेंगे, करुणानिधि जाएंगे तो स्टालिन बनेंगे, प्रकाश सिंह बादल जाएंगे तो सुखबीर सिंह बादल बनेंगे, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जाएंगे तो ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। बताइए, ऐसे कितने उदाहरण हैं? और एक लगा हुआ है बनाने के लिए, बनेगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य में। परिवार से अलावा ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है। वो परिवारों तक सिमट के रह गए और फिर कहते हैं मोदी के तो परिवार नहीं है। कहते हैं ना, अरे मोदी के परिवार नहीं है, तुम्हारे परिवार था, तुम सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, तुम चारा भी परिवार के लिए खा गए, तुम घोटाला भी परिवार के लिए कर गए, लेकिन तुम्हारा तो बहुत छोटा परिवार है। अरे मोदी का तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है मित्रों इस देश में, जो रात दिन उसके लिए काम करता है। कहां मुकाबला करेंगे मोदी का? कभी उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको चौकीदार कहते हैं, कभी उसको बगैर परिवार का कहते हैं। अरे उसने तो देश को परिवार माना है। इसलिए मित्रों, बात बहुत है लेकिन समय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दशकों के बाद देश को एक ईमानदार और मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, जिसका डंका पूरी दुनिया मान रही है। आज अमेरिका, रूस ये कहते हैं आज वो भारत नहीं है, आज वो भारत है जिसे ना कोई दबा सकता है, ना कोई झुका सकता है। ये भारत मोदी ने बनाया है और आपके आशीर्वाद से बनाया है। मित्रों, अंतिम बात कहना चाहता हूं, बात तो फिर आऊंगा, अभी तो 1.5 महीने चुनाव में। ईमानदारी से बताओ, जो हमारे सामने है उस गाड़ी का तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। है कोई ड्राइवर? बगैर ड्राइवर के गाड़ी है तो बैठने वाला बचेगा या मरेगा? बताइए आप। ड्राइवर ही नहीं है। और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है, नरेंद्र मोदी, जिसमें बैठकर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और दुनिया के देशों से, खतरों से एक एक को बचा कर लाने वाला। रूस यूक्रेन का युद्ध हो, खाड़ी का युद्ध हो, सूडान का युद्ध हो, तो ऐसी सुरक्षा का भाव देने वाला। इनसे पूछो कि इधर मोदी प्रधानमंत्री के लिए है, तुम बताओ देश की जनता को
कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि नहीं बताएंगे। कर दिया नहीं है इनके पास। आप भी कपड़ा लेने जाते हो बजाज के पास, वो आपको 10 तरह के कपड़े दिखाता है, आपको जो पसंद आता है लेता है। यहां कोई है आपको मोदी के खिलाफ? बताएं ये होगा, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि कोई है नहीं। और गलती से किसी का नाम ले दिया तो पहले दिन ही भट्टा बैठ जाएगा, डूब जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहे। मित्रों, अंत में इतना कहना चाहता हूं, इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। इसलिए आज ये चुनाव ना कृष्ण पाल के लिए है, ना सैनी साहब के लिए है, ना हमारे नेताओं के लिए, ना मोदी जी के लिए। ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है कि हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। वैसा ही भारत 10 साल पहले जो घोटाले होते थे, लूट होती थी, मंत्री जेल जाते थे, क्या हम उस दौर में लौटना चाहते हैं या हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं? आज से सैकड़ों साल, मैं खत्म कर रहा हूं, आज से सैकड़ों साल पहले एक नरेंद्र हुए थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। और सैकड़ों वर्ष के बाद देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उनके सपने को, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, जिन्होंने आपके लिए 500 साल के बाद राम मंदिर बनवा दिया, जिन्होंने कश्मीर से 370 हटा दी। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से 2014 में मुझे भारत की 7वीं सबसे बड़ी जीत मिली। 2019 में आपने मुझे भारत की 3री सबसे बड़ी जीत दी। और इस बार मेरा दिल कहता है, मेरे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी इस मोदी के सिपाही को इस बार पहले नंबर की जीत देने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।